Hello everyone, I'm Neha. Today, through this video, I will be telling you all about the transfer and transmission of shares and debentures. So let's start with the topic. सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटीज़ का मीनिंग क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर. सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं कंपनी के लिए? सिक्योरिटीज़ बेसिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं दैट इज़ हैविंग सम मॉनेटरी वैल्यू. जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक, ये सब क्या है कंपनी के लिए? सिक्योरिटीज़ हैं. ठीक है. और ये सिक्योरिटीज़ को लिस्टेड कराया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पर इनको बाय सेल या ट्रेड किया जाता है सेकेंडरी मार्केट में. इज इट क्लियर? अब सिक्योरिटीज का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये भी है कि सिक्योरिटीज जो है वो ट्रांसफरेबल नेचर की होती हैं, मतलब कि आप उनको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, जो कि हेल्प करती हैं कंपनीज को इन एक्वायरिंग द परमानेंट कैपिटल एंड लिक्विड इन्वेस्टमेंट टू द शेयर होल्डर्स. अब जो शेयर्स होते हैं उनकी मतलब बेसिक हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि उनको मूव किया जा सकता है, हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर या ट्रांसमिट कर सकते हैं टू द अनदर पर्सन. और ये हम दो तरीकों से कर सकते हैं. पहला तरीका आता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और दूसरा आता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. अब ये सबसे पहला तरीका क्या है? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब कि एक तरीके से आप वॉलंटरी ट्रांसफर करते हो शेयर्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, जो होल्डर है शेयर्स का वो अपने शेयर्स दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है अगर ये प्रोविजन मेंशन हो इन द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तभी वो ट्रांसफर कर पाएगा अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को. इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये कहा गया है कि जो भी शेयर्स या कोई अदर इंटरेस्ट होता है लाइक डिविडेंड एंड ऑल, वो सब क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है. मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिनको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है. और उनको ट्रांसफर किया जा सकता है इन द मैनर जो भी मेंशन है इन द कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मतलब कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ प्रोविजंस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो करके जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर सकता है. और हर शेयर होल्डर का ये लीगल राइट है कि ही अगर वो चाहता है, ही एंड शी वांट टू ट्रांसफर द शेयर्स टू अनदर पर्सन, तो वो कर सकता है. और ये एक्ट उसका क्या होगा, ये एक्शन उसका क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. जो भी जब भी ट्रांसफर होता है शेयर्स का, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होती हैं शेयर होल्डर्स के ऊपर. और वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? फर्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब एक कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डर को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है रिगार्डिंग द ट्रांसफर बाय इंक्लूडिंग अ रेस्ट्रिक्शन क्लोज इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई ऐसा क्लॉज डाल देगी जिससे कंपनी क्या कर सकती है? शेयर होल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर ना करे या ना कर पाए. ठीक है. अब कंपनी यहाँ प्री एम्पशन क्लोज भी लगा सकती है. प्री एम्पशन क्लोज इंक्लूड कर सकते हैं का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर शेयर होल्डर ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने शेयर्स या डिबेंचर्स टू द आउटसाइड पर्सन, ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले उनको यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको ये ऑफर देना पड़ेगा. अगर वो ऑफर को ठुकरा देते हैं तभी वो जो है अपने शेयर्स आउटसाइड पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इस तरीके के क्लोज भी वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी डाल सकती है ताकि वो एक तरीके से शेयर होल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर सके कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर इन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही कर सकते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शन बाय कंपनी लॉ बोर्ड. अब नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड वैसे तो नॉर्मली इंटरफेयर नहीं करती है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बट कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर इनकी इंटरफेरेंस होनी भी बहुत ज़रूरी है. नहीं तो एक तरीके से कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो धोखा करते हैं किसके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ. ठीक है. तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो इंटरफेयर करती है इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड इन द मैटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो वो कंडीशंस क्या हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं? सबसे पहले आता है मेलाफाइड. मेलाफाइड का मतलब क्या होता है? इन बैड फेथ, मतलब बुरे इरादे से. ठीक है, बुरी नीयत से एक तरीके से यहाँ पर अगर कंपनी मिसलीड करती है शेयर होल्डर्स को और रिफ्यूज कर देती है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो उस केस में भी यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इंटरफेयर करती है. इज इट क्लियर? मतलब कि यहाँ पर अगर
NCLT को अगर पता चला कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है वो डिक्लाइन कर दिया है, और बोर्ड जो है ही दैट बोर्ड हैज़ एक्टेड ऑपरेसिवली और इन द बैड फेथ, तो वहाँ पर जो है एक तरीके से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करेगी, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट आता है रीजन फॉर रिफ्यूजल टू ट्रांसफर नॉट बीइंग एडिक्वेट। जो ये कंपनीज हैं, अगर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मतलब कंपनी के पार्ट पर एक तरीके से एक्ट करते हैं, तो यहाँ पर अगर वो रिफ्यूज करते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब कि शेयर होल्डर्स को एक तरीके से रोकते हैं कि वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और उसके जो रीजंस दिए जाते हैं और वो रीजन एडिक्वेट नहीं है, तो वहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एक तरीके से ऑर्डर कर सकती है कि रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, वहां पर इंटरफेयर करेगी in the company affairs regarding the transfer of shares, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन। एक्स्ट्रानियस कंसिडरेशन का मतलब ये क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रानियस का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डायरेक्टर्स हैं वो सिर्फ वही कंसिडरेशंस दे सकते हैं रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स विच हैज़ बिन रिटन या विच हैज़ बिन परमिटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट अगर वो कुछ ऐसे इररेलेवेंट कंसिडरेशन देते हैं रिगार्डिंग द रिफ्यूज़ल, तो उस केस में जो है एक तरीके से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करती है, ठीक है। द रीजन शुड बी एग्जैक्ट, शुड बी रेलिवेंट, कंसिडरेशन शुड बी रेलिवेंट। अगर इरेलीवेंट कंसिडरेशन दिए जाते हैं रिगार्डिंग द रिफ्यूजल, तो वहां पर कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इंटरफेयर करती है। नेक्स्ट लास्ट आता है रीजनेबल टाइम। जब आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल जो है ऑथोराइज करती है डायरेक्टर को टू रिफ्यूज द ट्रांसफर, तो वो पावर जो है वो रीजनेबल टाइप के अंदर होनी चाहिए। तो सेक्शन 58 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये कहता है कि वहाँ मतलब बेसिकली स्पेसिफाइड पीरियड बताया गया है 2 मंथ्स का एज अ रीजनेबल टाइम इन while declining the ट्रांसफर, और एनी पीरियड बियॉन्ड द 2 मंथ शैल बी अनरीजनेबल। तो जो भी डिक्लाइन होना है वो कितने 2 महीनों के अंदर अंदर होना है। अगर आप इस केस को बेसिकली ज़्यादा खींच देते हो, तो वहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो इंटरफेयर करती है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, रिस्ट्रिक्शन अंडर द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 222 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक तरीके से ट्रिब्यूनल को पावर देती है कि वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। और ये ऑर्डर जो है ट्रिब्यूनल दे सकती है ऑन द रेफरेंस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है उसके ऊपर, या किसी ने कंप्लेंट की है, किसी पर्सन ने कंप्लेंट की है, तो उसके बिहाफ पर ये ट्रिब्यूनल जो है कंडीशन लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56, अगर कंपनी एक तरीके से कंट्रावीन करती है इन द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो उस केस में कंपनी जो भी इंक्लूडेड होगी वो पनिशेबल होगी विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000, जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख रुपीज तक। और कोई ऑफिसर इंक्लूडेड है कंपनी का इन द डिफॉल्ट, तो उस केस में उसको भी पनिशमेंट मिलेगी विद द फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, जो बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है टू द 1 लाख रुपीज। एंड ऑल्सो अंडर द कंपनीज एक्ट सेक्शन 334 कहता है कि इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट और अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, कोई भी ट्रांसफर हो नहीं होगी, या मतलब एक तरीके से जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है विल नॉट बी अफेक्टेड विदाउट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। और इन केस अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगी कंपनी की, तो नो शेयर्स विल बी ट्रांसफर्ड तब तक, अगर जब तक कि लिक्विडेटर जो है कंपनी का वो अपनी रिटर्न सेंक्शन ना दे दे, परमिशन ना देते, तब तक कोई भी शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। और एक चीज़ और है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन द स्टार्टिंग ऑफ द दिस वीडियो, कि जब मैंने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का मतलब बताया था कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का एक तरीके से प्राइवेट कंपनी के केस में अगर प्री एम्पशन क्लोज जो है वो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के शेयर्स जो है उसकी रिगार्डिंग उन्होंने प्री एम्पशन क्लोज लगाया है इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्री एम्पशन क्लोज ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांसफरी को अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है, तो उस केस में, या मतलब एक आउटसाइड पार्टी को अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है, तो उस केस में सबसे पहले यहाँ पर
कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको, वो पर्सन जो भी अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये ऑफ़र देगा। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करते, तभी वो आउटसाइड पार्टीज़ को एक तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है अपने शेयर्स। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शंस अंडर फेरा। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इसके अंडर ये कहा गया है कि जब भी शेयर्स ट्रांसफर होते हैं तो उस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ज़रूरी है। तो वो फॉलोइंग केसेस क्या हैं जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ज़रूरी होती है रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स? वो क्या है कि जहां पर ट्रांसफरी जो है वो पर्सन है जो इंडिया के बाहर रहता है, चाहे वो इंडिया का रेजिडेंट हो, तो उस केस में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ज़रूरी है रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। या केस आता है कि जब ट्रांसफरी जो है एक इंडियन सिटीजन नहीं है, चाहे वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, या उस केस में जब ट्रांसफरी जो है वो एक कंपनी है जहां पर एनआरआई इंटरेस्ट जो है वो मोर देन 40% है, तो उस केस में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ज़रूरी है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। या फिर लास्ट पॉइंट आता है कि जहां पर जो ट्रांसफरर है वो पर्सन है जो इंडिया के बाहर रहता है या कोई फॉरेन नेशनल है। तो चाहे कोई ट्रांसफरी इंडिया का हो या आउटसाइड इंडिया का हो, लेकिन अगर ट्रांसफर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया के बाहर रहता है, कोई फॉरेन नेशनल है, तो उस केस में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। इफ एनी पर्सन विल कंट्रावीन द अबव प्रोविजन, उनको पनिश दे विल बी पनिशेबल विद द फाइन with a penalty not exceeding 5 times the amount involved in any such transaction। मतलब कि जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होगी इस ट्रांजेक्शन में, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग में, उसका 5 गुना जो है एक तरीके से एज अ पेनल्टी उस पर्सन को पे करनी पड़ेगी जो भी अबव रूल्स को तोड़ेगा, या फिर 5,000 रुपीज विच एवर इज मोर, जो भी ज़्यादा होगा वो जो है उस पर्सन को जो भी रूल तोड़ता है उसको पे करना पड़ता है एज अ पेनल्टी। इज इट क्लियर? तो ये थी रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कि कोई पर्सन जो है अगर वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और वो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। अब एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल किया जाता है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और ये फॉर्म पर दोनों पार्टीज यानी ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफरी के साइन होते हैं। और बिफोर द एक्चुअल ट्रांसफर ये फॉर्म जो है प्रेजेंट किया जाता है अलॉन्ग विद द शेयर सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार। मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उनके सामने ये फॉर्म प्लस शेयर सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट किया जाएगा। अगर शेयर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में लेटर ऑफ अलॉटमेंट जो है वो अटैच होता है विद द एप्लीकेशन फॉर्म जो भी प्रेजेंट किया जाएगा इन द फ्रंट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। सेकंड पॉइंट आता है लॉजिंग द डीड इन द कंपनीज ऑफिस। सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ट्रांसफर डीड प्लस जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एक प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ और विद इन द टाइम लिमिट जो भी प्रोवाइडेड है, वो जो आपका ट्रांसफर डीड है लॉज कराया जाता है इन द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट, ट्रांस प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर डीड। इस पॉइंट में ये कहना चाह रहा है कि कंपनी यहाँ पर इंश्योर करेगी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है ऑफ शेयर्स वो विद द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन जो भी इसके ऊपर स्पेसिफाई की जाएगी वो स्पेसिफाई होनी चाहिए, विल बी डिलीवर टू द कंपनी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरी या ट्रांसफर। ठीक है, एक तरीके से ये चीज कंपनी इंश्योर करेगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इन केस अगर डिसीज मेंबर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो शेयर ट्रांसफर कर रहा है, देन ऑल्दो ही इज नॉट अ मेंबर बट विल फॉलो ऑल द प्रोविजन। और हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग जो जिस तरीके से मेंबर जो है ट्रांसफर करता है शेयर्स, उसी मैनर में ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये भी सारे प्रोविजन को फॉलो करके करने के बाद ही यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है शेयर्स किसी और पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर। अब जो भी एप्लीकेशन है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वो ट्रांसफरर भी दे सकता है और ट्रांसफरी भी दे सकता है। इन केस जो शेयर्स हैं जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो पार्टली पेड अप है, और एप्लीकेशन जो है किसने दी है? ट्रांसफरर ने दी है। तो उस केस में कंपनी जो है ट्रांसफरी को एक नोटिस भेजती है, और 2 हफ्तों तक अगर ट्रांसफरी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं
एक तरीके से कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है ट्रांसफरी, तो उस केस में कंपनी जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रजिस्टर कर लेती है। लेकिन ऐसे कोई नोटिस की जरूरत नहीं होती है इन केस अगर शेयर्स जो है वो फुली पेड अप है। और अगर ट्रांसफर डीड जो है ट्रांसफरी से रिसीव होती है और कंपनी को, और शेयर्स हैं वो भी पार्टली पेड है, तो उस केस में नोटिस सेंड किया जाता है ट्रांसफरी को टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द शेयर्स। मतलब जो भी शेयर्स हैं तो जो भी पेमेंट बनती है वो ट्रांसफरी जल्द से जल्द कंपनी को सबमिट कराए। नेक्स्ट आता है 6 पॉइंट, एंट्रीज कंपनीज रजिस्टर, मतलब ट्रांसफर रजिस्टर्स में एंट्रीज होंगी। तो जो ट्रांसफर डीड है उसको थॉरोली चेक किया जाता है, और ये बेसिकली एक पर्पस होता है, एक प्रोसीजर होता है इसका, चेकलिस्ट बनाई जाती है, एक चेकलिस्ट बनाई जाती है जिसके बिहाफ पर सभी जो भी ट्रांसफर डीड है उसको रेज किया जाता है। और ये चेक किया जाता है कि अगर शेयर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के हैं, बॉडी कॉर्पोरेट को ट्रांसफर हुए हैं बेसिकली, तो फॉर सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है, या फिर सर्टेन कंडीशंस जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है बाय द कंपनी। वो क्या है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उस ट्रांसफरी कंपनी का अलाउ करता है उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये चेक किया जाएगा। या ये चेक किया जाएगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ट्रांसफर, उन्होंने नेसेसरी रेजोल्यूशन पास किया था रिगार्डिंग सच ट्रांसफर। या फिर ये चेक किया जाएगा कि जो पर्सन ट्रांसफर डीड को एग्जीक्यूट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, क्या उसके पास कोई वैलिड अथॉरिटी है ये सब करने के लिए। ठीक है, तो ये चेक किया जाता है अगर ट्रांसफरी कंपनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है। लेकिन अगर ट्रांसफरी कंपनी कोई पार्टनरशिप फर्म है या ट्रस्ट है या कोई अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, तो उस केस में ये चेक किया जाएगा, कंपनी ये इंश्योर करेगी कि क्या वो ट्रस्ट डीड, सॉरी क्या वो ट्रस्ट है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या नहीं। या वो ये भी चेक कर सकती है कि वो शेयर्स जो परचेज किए गए हैं वो बाय द ट्रस्ट और बाय पार्टनरशिप फर्म और बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो वो शेयर किसके नेम पर रजिस्टर हुए हैं। जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम ये चेक करते हैं कि क्या जो वो शेयर परचेज किए गए थे वो रजिस्टर कर्ता के नेम पर हुए हैं या किसी और पर्सन के नेम पर हुए हैं। और अगर ट्रांसफरी जो है वो माइनर है तो रजिस्ट्रेशन एज पर कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा। पर अगर शेयर्स जो है ट्रांसफर किए जा रहे हैं वो फुली पेड अप है, तो कंपनी क्या कर सकती है, रजिस्टर कर सकती है उन शेयर्स को इन द फेवर ऑफ माइनर थ्रू अ गार्डियन। ठीक है, गार्डियन के फेवर, मतलब माइनर के फेवर में करेगी लेकिन एक गार्डियन के थ्रू करेगी उस माइनर के फेवर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर अप्रूवल। पीरियोडिकली जो रजिस्टर्स हैं अलॉन्ग विद द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट एंड एनक्लोजर दैट आर डिपॉजिटेड टू द बोर्ड, और जो शेयर ट्रांसफर कमेटी बनाई गई है फॉर द अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, उनको सबमिट करा दिया जाता है। और ये और यही बोर्ड जो है एक तरीके से डेट मेंशन करता है जिस दिन भी वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है वो अप्रूव हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर एंड इशू ऑफ न्यू सर्टिफिकेट। जैसे ही बोर्ड या शेयर ट्रांसफर कमेटी अप्रूव कर देती है ट्रांसफर को, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को, तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जो है वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं और न्यू शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है टू द ट्रांसफरी, मतलब जिसके नाम पर बेसिकली वो शेयर्स जो है वो इशू, मतलब ट्रांसफर हुए हैं जिसके नाम पर भी। ठीक है, और जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसमें से भी ट्रांसफरर का नाम डिडक्ट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, और ट्रांसफरी का नाम लिखा जाता है। और जो ट्रांसफर प्रोसीजर है यहाँ पर बेसिकली खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी ने ट्रांसफर करने से मना कर दिया है तो राइटिंग में रिफ्यूजल लेटर दिया जाता है ट्रांसफरर को या ट्रांसफरी को विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ डीड वॉज डिपॉजिटेड विद द कंपनी अलॉन्ग विद द रीजन ऑफ रिफ्यूजल। आता है अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। लास्ट पॉइंट आता है कि अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल में क्या है कि अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो ट्रांसफर या ट्रांसफरी जो भी हो सकती है वो अपील कर सकती है किसको, एनसीएलटी को। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, और वो करेगी विद इन 2 months फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूजल नोटिस। जैसे ही उनको रिफ्यूजल नोटिस रिसीव हुआ तो उससे 2 महीने का टाइम उनको मिलता है कि वो अपनी अपील डाल सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। और अगर रिफ्यूजल नोटिस नहीं मिलता है तो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू एनसीएलटी इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनी, मतलब 3 महीने का टाइम मिलता है। ठीक है, अगर नोटिस नहीं मिला है तो।
ठीक है। अब जो एनसीएलटी है वो कंसर्न पार्टी देती है, मतलब जो भी ट्रांसफरी या कंपनी इन्वॉल्व है उसमें इस ट्रांसफर प्रोसीजर में उनको मौका देती है अपनी बात रखने का। और अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाती है कि जो रिफ्यूजल है वो इनअप्रोप्रिएट है, तो उस केस में वो ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि वो रजिस्टर करे द ट्रांसफर और सभी ऑर्डर्स को माने। मतलब कि और ये प्रोसीजर जो भी ट्रांसफर के रिगार्डिंग होना है वो 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो खत्म करे। और अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाती है रिफ्यूजल जो है वो अप्रोप्रिएट है, तो उस केस में वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है और कंपनी को कह सकती है कि वो रिफ्यूजल जो भी उसने किया है उसके लिए अप्रोप्रिएट रीजन दे, किसको, एग्रीव पार्टी को। तो अब जैसे ही इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद शेयर्स ट्रांसफर हो गई किसको, ट्रांसफरी को, तो राइट और ऑब्लिगेशन जो भी होंगी ऑफ द होल्डर ऑफ द शेयर्स वो बेसिकली ट्रांसफर हो जाती है टू ट्रांसफरी। ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बाद जो इफेक्ट पड़ेगा, मतलब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस क्या आते हैं कि जो ट्रांसफरी है उसका नेम एंटर हो जाता है इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और जो ट्रांसफरर था उसका नाम डिलीट हो जाता है। दूसरी चीज, अब ट्रांसफरी राइट है कि वो डिविडेंड, जो भी डिविडेंड कंपनी देगी उन शेयर्स पे वो रिसीव करेगा आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। और जो ट्रांसफरी है अब उसके पास राइट है कि वो अटेंड कर सकता है और वोट कर सकता है कंपनी की मीटिंग्स में। और लास्ट पॉइंट आता है कि जो ट्रांसफरी है अब उसको सभी कॉल्स के लिए पे करना पड़ेगा जो भी कंपनी मंगाएगी ऑन द शेयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है extent of director's discretion regarding the refusal to register transfer of shares। मतलब एक तरीके से कहने का ये मतलब है कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर डायरेक्टर्स जो है वो मना कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टर के पास ये राइट है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, बट हेयर यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं दे मस्ट एक्ट इन विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज वेल एज ऑफ द लॉ। बट यहाँ पर कंपनी है जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ 4 ग्राउंड्स। मतलब 4 बातें यहाँ पर की गई हैं। अगर वो बातें जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में इंक्लूडेड हैं तो कंपनी जो है उस रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर सकती है। और वो बातें कौन सी हैं, वो कंडीशंस कौन सी हैं। अगर ट्रांसफ़र डीज जो है वो डिफेक्टिव है या इनकम्प्लीट है तब मना कर सकती है, या जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होना है वो कहीं ना कहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन है उसको अफेक्ट कर रहा है, या कंपनी के एज वेल एज जो पब्लिक है उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, तब भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए मना कर सकते हैं। या फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है वो कहीं ना कहीं किसी लॉ के किसी प्रोविज़न का उल्लंघन करती है, तब भी यहाँ पर डायरेक्टर्स के पास राइट है दे कैन रिफ्यूज़ टू ट्रांसफ़र द शेयर्स। एंड लास्ट पॉइंट इज़, अगर जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होना है अगर वो प्रोहिबिटेड है, मतलब उसके लिए मनाही है पहले से ही बाय द ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या किसी ऐसी कम्पिटेंट अथॉरिटी ने ऑलरेडी मनाही कर रखी है कि या इस कंपनी में या सर्टेन सिचुएशंस में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स नहीं होंगे, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है एक तरीके से नहीं परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये 4 ग्राउंड से जिनके बेसिस पर जो है डायरेक्टर्स एक तरीके से रिफ्यूज़ कर सकते हैं टू रजिस्टर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट अंडर सेक्शन 59 अगर कंपनी जो है कोई डिफ़ॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, तो यहाँ पर कंपनी जो है लाइबल होगी टू पे द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है 5 लाख रुपीज़ तक। अगर कोई ऑफिसर भी इस डिफ़ॉल्ट में एक तरीके से इन्वॉल्व है तो वो भी पनिशेबल होगा विद द इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ साथ फाइन भी लग सकता है विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, और ये फाइन एक्सटेंड भी हो सकता है 3 लाख रुपीज़ तक, या दोनों ही, पनिशमेंट प्लस फाइन दोनों ही उस पर्सन के ऊपर जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व होगा इन सच डिफ़ॉल्ट, ये फाइन प्लस पनिशमेंट उसको दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। थैंक यू।